हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में बात की थी कि कैसे हम सीपी, सीवी और गामा की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। तो हमने देख भी लिया था, हमने वाइब्रेशनल जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको भी कंसिडर करके कैसे हम सीपी, सीवी, गामा की वैल्यू निकालते हैं वो देख लिया था। तो देखिए, वो मैंने आपको पहले बताया है, वाइब्रेशनल को कंसिडर नहीं करते, हम इनएक्टिव मानते हैं। ठीक है, तो उसको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, और उन्हीं की वैल्यू को ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए, आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम फिर से कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट इंटरनल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? इंटरनल एनर्जी। इसे हम U से डिफाइन करते हैं और कहीं कहीं आपको ये E भी लिखा हुआ मिलेगा। E। ठीक है, U भी लिखा हुआ डिफाइन होगा और E भी, दोनों तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, शो करते हैं, दोनों इंटरनल एनर्जी ही है। ठीक है, देखिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है। अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी मतलब जो अपने अंदर एनर्जी है। जैसे मेरी इंटरनल एनर्जी मतलब जो मेरे अंदर है, आपकी इंटरनल एनर्जी मतलब जो आपके अंदर स्टोर है। ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी मतलब किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जो उसके अंदर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है उनकी जो एनर्जी है। जैसे ये कोई आपका सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम में आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इसमें फिल है। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो अंदर की इंटरनल एनर्जी है उसे हम क्या बोलेंगे, इनकी इंटरनल एनर्जी। मतलब एक तो पहली चीज़ ये कि जब भी अगर हम किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करेंगे तो ये जो आपका सिस्टम है ये रेस्ट पर होना चाहिए, मूवेबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही ये मूव करेगा इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो हम अपने इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी इंटरनल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगी। तो पहली जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर हमें इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करना है तो द सिस्टम शुड बी एट रेस्ट। द सिस्टम शुड बी एट रेस्ट मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूव करेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी तभी मूव करेगा। ठीक है, तो मूव नहीं करना चाहिए, पहली चीज़ तो है। दूसरी चीज़, इसके ऊपर बाहर से कोई भी दूसरा फील्ड नहीं लगना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो। ठीक है, अब्सेंस होनी चाहिए किसी भी एक्सटर्नल फील्ड की, वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हुआ तो हो सकता है ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है इनके ऊपर उसका कुछ इफेक्ट पड़े, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल रहते ही हैं। हो सकता है कोई नेचर में पैरामैग्नेटिक हो तो वो अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से। तो इस तरह से हम इसकी एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये थी कि आपका सिस्टम कहाँ होना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, देयर विल बी absence of external field। एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस होनी चाहिए, एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उस समय इस सिस्टम की जो एनर्जी होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, इसकी इंटरनल एनर्जी। आई। क्लियर है। चलिए, तो अगर हम इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करें तो इंटरनल एनर्जी के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मतलब एक चीज़ तो ये। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करें यू, तो अब देखिए आपकी जो एनर्जी होती है बहुत सारे टाइप्स की होती है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन फुलफिल हो गई। उस कंडीशन पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास जो उनकी इंटरनल एनर्जी है यू, वो किसके इक्वल होगी, इनमें अगर काइनेटिक एनर्जी है या फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, या फिर किसी टाइप की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, जिस भी टाइप का फोर्स है, जिस टाइप की एनर्जी है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे टाइप की क्या होती है, एनर्जीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम बोलते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक, ऐसा नहीं है।
उनमें भी अलग अलग टाइप की एनर्जी प्रेजेंट होती है। कुछ हमें पता होती है, कुछ हो सकता है ऐसी एनर्जी हो जो हमें अभी तक पता ही नहीं हो। ठीक है, तो उन सब एनर्जी का जो सम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। इंटरनल एनर्जी को हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास कौन कौन सी एनर्जी रहेगी? एक तो काइनेटिक रहेगी, इसके अलावा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, या फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप बोलिए न्यूक्लियर एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, यू इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर जो भी आपके टाइप की, जो हमें पता है जो हमें नहीं पता है, उन सब का एडिशन कर दो आप। जितने भी टाइप की एनर्जीज है आप सबको, आपको जो भी पता है उन सब का एडिशन कर दो, वो क्या होगी? आपके इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी। अब जो पता है वो तो ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जो नहीं पता है उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो तो हम बता ही नहीं सकते। ठीक है, हो सकता है किसी के बारे में हम खुद ही नहीं जानते हो, ऐसी एनर्जी भी प्रेजेंट हो। इसीलिए इंटरनल एनर्जी इस चैप्टर में आप पढ़ोगे आगे। इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब क्या है आपके जो भी एनर्जी के टाइप, इनमें हम कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम क्या फाइंड आउट करते हैं? इनमें केवल और केवल चेंज को डिफाइन करते हैं। हम चेंज को बता सकते हैं, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कभी भी डिफाइन किया नहीं जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे हम और भी आपके जो ये सब क्या होते हैं, ये सब स्टेट फंक्शन है जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करें तो हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि when the system is at rest, when the system is at rest and there is absence of external field, the sum of the all the energies जितने भी टाइप की आपकी एनर्जीज है उन सब का जो सम होता है, ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज जो भी इस सिस्टम में अवेलेबल है, उसे हम क्या बोलेंगे? आपकी इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, द सम ऑफ द ऑल द एनर्जीज present in the system is called its internal energy। क्लियर है? और हमेशा हम इसमें क्या डिफाइन करेंगे? चेंज को ही डिफाइन करेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो तरीका है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, चलिए इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए, इसकी अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी? पहले तो ये बताइए। मैंने आपको बताया भी था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, बिल्कुल करेक्ट है। इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी
क्यों? क्योंकि ये मास के ऊपर डिपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी। अगर मैं एक स्मॉल बॉक्स लेता हूँ जिसमें आपके पास 1 2 3 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, किसी भी केस की। एक मैं बड़ा बॉक्स लेता हूँ जिसमें आपके 1 2 3 4 8 मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब आप भी बताइए कहाँ पे इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी? सीधी सी बात है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब ये मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है? चलिए, सेकंड स्टेट फंक्शन होता है, ये मैंने भी आपको बताया था, ठीक है ना। इट इज़, और हम कह सकते हैं आपकी आई इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन होता है ये, ठीक है। क्या होता है आपके पास? ये स्टेट फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी की, अगर हम बात करें स्टेट फंक्शन होता है। और इसमें हम केवल और केवल किसको डिफाइन करते हैं? चेंज को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू। डेल्टा ई भी आपको मिल सकता है कहीं कहीं, ठीक है ना, दोनों सेम ही है। क्या होगा वैल्यू? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो हम हमेशा चेंज को ही डिफाइन करेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यहाँ से डेल्टा यू की दो वैल्यू आ सकती है, या तो डेल्टा यू पॉजिटिव हो ग्रेटर देन 0, या फिर डेल्टा यू क्या हो? लेस देन 0। डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, मतलब सिस्टम की एनर्जी क्या हुई होगी? बढ़ी होगी। जैसे मान लो पहले सिस्टम की एनर्जी थी 10 जूल, ठीक है, और डेल्टा यू चेंज जो आया ग्रेटर देन 0 है, मतलब 1 भी आया, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? 11 जूल होगी। तो सिस्टम की एनर्जी तो बढ़ी है ना, क्योंकि चेंज बढ़ा है। तो डेल्टा यू मतलब एनर्जी में चेंज बढ़ा है, तो हम कह सकते हैं द एनर्जी ऑफ सिस्टम और इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, ठीक है। डेल्टा यू लेस देन 0 मतलब एनर्जी क्या हुई? डिक्रीज हुई। द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं कि कैसे हम इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, मतलब मैथमेटिकली, ठीक है ना। इसे नोट कीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू या इसका फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम काम में लेंगे, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको डायरेक्ट जो लास्ट का रिजल्ट है उसी को आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। और वो बहुत आसान है, ठीक है। अभी तो एक किस तरीके से वो फॉर्मूला आएगा आपको, वो मैं डिराइव करके एक बार बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ अगर हम माने कोई क्वांटिटी है, ठीक है, और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। एक कोई क्वांटिटी है जिसको हम एक्स और वाई के फंक्शन के रूप में क्या कर रहे हैं? इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज, जो मैं यहाँ लिखता हूँ, u इंटू वी का फॉर्मूला। अगर आप u इंटू वी का फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन करते हो आप u इंटू वी का, तो हम कैसे करते हैं? हम एक को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने u को तो क्या किया? कांस्टेंट किया, और फिर हम क्या करते हैं? किसी एक का, जैसे dv बाई डी एक्स, उसका हम क्या करेंगे? आपका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे? सेकंड को कांस्टेंट रखेंगे और फर्स्ट का क्या करेंगे?
डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। क्लियर है? आई होप ये पता होगा आपको, ठीक है ना। फर्स्ट को कांस्टेंट रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन जिसके भी रेस्पेक्ट में करना है, dx या dy हो, ठीक है, जिसके भी रेस्पेक्ट में करना है उसके साथ उस डिफ्रेंशिएशन करते हैं। फिर क्या करते हैं, सेकंड को कांस्टेंट रखते हैं और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है आपका डिफ्रेंशिएशन का, इसी को हम यहाँ पे काम में लेते हैं, ठीक है। अगर हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन ए, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन ए, जो क्या होगा आपका डी ए। स्मॉल चेंज की अगर हम बात कर रहे हैं डी ए, ठीक है, तो यहाँ पे हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन को काम में लेंगे इसी तरीके से, ठीक है। जो ए जो है फंक्शन किसका, एक्स और वाई का है, ठीक है। तो देखिए हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए, या हम कहेंगे चेंज इन ए with respect to change in small change in x at constant, जो दूसरी वैल्यू उसको कांस्टेंट करेंगे, दैट इज y, ठीक है। तो y को कांस्टेंट किया हमने और a का डिफरेंशिएशन किया किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन होता है ये डेल, ये स्मॉलेस्ट चेंज को बताता है, किसका, स्मॉलेस्ट पार्शियल, ठीक है। सेम इसी तरीके से प्लस स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ a with respect to small change in value of y at constant x। अब ये है आपके पास स्मॉल चेंज, क्या है स्मॉल चेंज। अगर मुझे x में स्मॉल चेंज है डेल x स्मॉल चेंज, और मुझे बनाना है ज़्यादा के लिए, मतलब कंप्लीट चेंज के लिए अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो मैं इसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, dx के साथ, ठीक है। सेम इसी तरह से डेल a बाई डेल y, ये किसको बताएगा, स्मॉल चेंज इन ए विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन वाई। और अगर कंप्लीट चेंज के लिए निकालना है तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई के साथ में। तो ये हमें किसके बारे में बताएगा, कंप्लीट चेंज के बारे में हमें बताएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इंटरनल एनर्जी को भी इसी तरह एक्सप्रेस करें, ठीक है, अगर हम इंटरनल एनर्जी को इसी तरह एक्सप्रेस करें, इफ इंटरनल एनर्जी is expressed as a function of, जैसे a को हमने फंक्शन लिया था x और y का, वैसे ही सेम इंटरनल एनर्जी को हम फंक्शन लेते हैं किसका, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। मतलब u जो है इंटरनल एनर्जी वो किसका फंक्शन है, आपका वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, ठीक है। अब हमें निकालना है चेंज इन u, हम हमेशा चेंज ही निकालेंगे, ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज du। अगर हम निकाल रहे हैं कैसे निकालेंगे, पार्शियल चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू पार्शियल चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर ये पार्शियल चेंज है वॉल्यूम में तो कंप्लीट चेंज के लिए हम इसे डी वी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, क्लियर है। प्लस partial change in internal energy with respect to partial change in temperature at constant volume into dt, कंप्लीट चेंज के लिए। तो ये आपके पास एक तरीका आ गया इंटरनल एनर्जी में कैलकुलेशन का। चिंता मत कीजिए, याद नहीं रखना है आपको, बस समझते हुए जाना है, ठीक है। और समझ में भी नहीं आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर है। जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको ध्यान रखना है, ये तो किस तरीके से है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से UV की फॉर्मूले की मदद से हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम बात करें किसी आइडियल गैस के लिए, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, अगर हम आइडियल गैस के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम कहेंगे फॉर एन आइडियल गैस द चेंज, और हम कह सकते हैं द इंटरनल एनर्जी, द
इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो केवल और केवल टेम्परेचर के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है ना, मतलब आइडियल जो गैस है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करेगी, और उसी को हमें कंसिडर करना है। ठीक है ना, आप चाहो तो लिख भी लो, दैट इज इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। अगर वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी तो डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम में अगर चेंज ही नहीं हो रहा है तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि फिर इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा, तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें, ठीक है, एक बार आप क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए, एक बार किया आप लोगों ने नोट। चलिए अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डे यू, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे हम जीरो वैल्यू पुट करेंगे, क्या बचेगा आपके पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी with change in temperature at constant volume into dt। क्लियर है, ये आया आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखिए ये केवल और केवल डिपेंड कर रही है आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसका एक रीज़न भी होता है, वैसे तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका लॉजिक दे देता हूँ। ठीक है ना, जैसे मान लो आपके पास ये आइडियल गैस है, ये क्या है आपकी आइडियल गैस, और आइडियल गैस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में ना तो अट्रैक्शन होता है ना ही इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, अट्रैक्शन इंट्रैक्शन किसी टाइप का फोर्स वर्क नहीं करता है, अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं होता है। ठीक है, और आपने टेम्परेचर को भी रख रखा है यहाँ पे क्या, कांस्टेंट, टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, अब अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई किसी भी टाइप का इंट्रैक्शन नहीं, ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, और ये जो स्पेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका वॉल्यूम बोलते हैं। जो मॉलिक्यूल हैं उसके अलावा जो भी स्पेस है वही उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब ना तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ रहे हैं ना ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। ना तो इनमें अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन होता तो पास आते, रिपल्शन होता तो दूर जाते, तो ना तो ये पास आ रहे हैं ना दूर जा रहे हैं। इसका मतलब इनके वॉल्यूम में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। टेम्परेचर हाँ बढ़ाते तो इनको एनर्जी मिलती तो ये मूव करते, बट टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होगा नहीं। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो आपके पास डेल जो इंटरनल एनर्जी है उसमें भी चेंजेस होने वाले नहीं है। ठीक है ना, इसलिए हम इस फंक्शन को वैल्यू को हम क्या रखते हैं, जीरो पुट करते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें, ये जो चीज़ है आपके पास डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इसको मैं एक टर्म देता हूँ नाम, दैट इज सी वी। क्या नाम देता हूँ मैं, सी वी नाम देता हूँ मैं। ठीक है, बाद में हम इसको डिफाइन करेंगे कि हमने क्यों इसको सी वी बोला है। ठीक है ना, इसको सी वी बोला जाता है। ठीक है, सी वी का मतलब क्या है पता ही है ना आपको, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास डी यू की जो वैल्यू आई आपके पास, डी यू कितनी आई, सी वी इंटू डी टी, और ये किसके लिए, फॉर 1 मोल गैस, फॉर 1 मोल गैस। ठीक है, अब अगर हमें किसके लिए डिफाइन करना है, एन मोल गैस के लिए, आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा,
नहीं किया है तो नोट कीजिए। क्लियर? चलिए, अगर हम बात करें किसके लिए, एन मोल के लिए, तो एन मोल के लिए डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू सी वी इंटू डी टी। ये किसके लिए होगा, फॉर एन मोल गैस। ठीक है, अब ये तो है आपके पास मोल चेंज। अब अगर हमें ओवरऑल चेंज निकालना है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन कीजिए फॉर ओवरऑल चेंज, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होगी, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एन सी वी डी टी। ठीक है, टेम्परेचर T1 से T2। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे डी यू का तो हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल चेंज, दैट इज डेल्टा यू इक्वल टू एन और सी वी हम आइडियल गैस के लिए क्या कंसिडर करते हैं, कांस्टेंट, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, एन सी वी, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी, दैट इज T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 जब हम लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, दैट इज डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या होता है, दैट इज T2 माइनस T1। तो यही फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो कहानी है इसको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको ऐसे ही बताया है कि कैसे हम फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। ठीक है ना, हमारे पास यही फॉर्मूला है जो हमारे काम में आएगा, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। सी वी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है आपके पास, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है? चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप और देख सकते हो कि यहाँ पर डेल्टा यू इक्वल टू क्या है, एन सी वी डेल्टा टी है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव लें, डेल्टा यू ग्रेटर देन जीरो अगर आता है, इसका मतलब क्या है, अगर डेल्टा यू ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, आपका जो T2 है वो ग्रेटर देन है T1 से। ठीक है, इसलिए डेल्टा यू पॉजिटिव है। अगर डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन जीरो, इसका मतलब T2 इज लेस देन T1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, T2 T1 से बड़ा होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है। उल्टा भी बोल सकते हो, अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, और अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है ना, ये चीज़ें जो भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके, चलिए एक और चीज़ अगर हम देखें, इसी में हमने डिफाइन किया डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसको हमने क्या लिया था, CV। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं हम। यहाँ पर अगर हम इसको डिफाइन करें तो देखिए डेल यू बाई डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हमने CV लिखा है। मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। ठीक है, मान लो किसी भी टाइप का आपका ग्राफ है, ठीक है, किसी भी टाइप का ग्राफ है, अपना ग्राफ नहीं देखना है, मैं आपको पूछता हूँ इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y बाई एक्स। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई टी एक्स। ठीक है, किसी भी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो उसको हम कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स से। ठीक है, और अगर चेंज थोड़ा सा है तो हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल भी लिख सकते हैं। यहाँ अगर पार्शियल लिखा हुआ है तो हम पार्शियल लिख सकते हैं, पार्शियल y डिवाइड बाई पार्शियल x। क्लियर है, इसको और
इसको अगर हम देखें एक तरीके से, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मैं U इंटरनल एनर्जी और T टेम्परेचर के बीच में कर्व ड्रॉ करूँ तो उसकी जो स्लोप आएगी वो डेल यू बाई डेल टी के बराबर होगी। यहाँ से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि स्लोप क्या होती है किसी भी ग्राफ के लिए, किसी भी कर्व के लिए, डी वाई बाई डी एक्स, और डी यू और टी के बीच में अगर कोई कर्व बनाएगा और उसकी अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो वो डेल यू बाई डेल टी के बराबर आएगी। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जो कि सी वी के बराबर है, ये किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ यू टी कर्व फॉर आइडियल गैस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है, कभी भी आपको कोई भी यूटी वाला ग्राफ मिल सकता है, ठीक है, मान लो इस टाइप का ग्राफ मिल गया, अब क्या करना है आपको, किसी भी टेम्परेचर टी पर मान लो आपको वो निकालना है कर्व, आपको वैल्यू निकालनी है सी वी की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस टेम्परेचर पर निकालना है उस टेम्परेचर से एक पॉइंट ड्रॉ कीजिए और यहाँ से खींचती हुई एक स्लोप ड्रॉ कर दीजिए, और ये जो स्लोप जहाँ कट करेगी वहाँ का स्लोप निकाल लीजिए, और वो जो स्लोप होगा वो किससे बताएगा, हमें सीवी के बारे में बताएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्लियर है कि यू और टी के बीच में, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो उस ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें किसके बारे में बताती है, सीवी के बारे में बताती है, क्लियर है ना। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें आइडियल गैस के लिए तो हमने बात कर ली, हम इसी तरह से आपके सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी की। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, इसको एक बार आप नोट कीजिए। चलिए अगर हम बात करें सॉलिड्स के लिए, ठीक है, चलिए सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए हम कैसे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इंटरनल एनर्जी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। इंटरनल एनर्जी बात करते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए। देखिए सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए हमें पता है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स के वॉल्यूम में चेंजेस होता है क्या, मेरे को ये बताइए, कितना ही आप प्रेशर लगा लो उनके ऊपर, सॉलिड्स और लिक्विड में के जो वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। क्या होते हैं, नेग्लिजिबल, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। तो बस उसी चीज़ का हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। हमारे पास डी यू का फॉर्मूला है डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी प्लस डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी। ये जो फॉर्मूला है ये तो फिक्स रहेगा आपके पास, ठीक है। अब क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स के वॉल्यूम में जो चेंजेस होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। और डीवी की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करते हैं तो ये जो पूरा टर्म है ये आपके पास क्या हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा, ठीक है। फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स द चेंज इन वॉल्यूम is almost negligible. So dV की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो हो जाएगी, मतलब ये पूरा जो टर्म है आपका ये क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, क्लियर है। तो डी यू का जो फॉर्मूला आ जाएगा फिर से क्या आ जाएगा आपके पास, डेल यू बाई डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी, जो हमने आइडियल गैस के लिए निकाला था सेम फॉर्मूला आएगा आपके पास यहाँ पर भी, तो कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए
यहाँ से अगर हम बात करें डेल यू इक्वल टू ये डेल यू डिवाइड बाई डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी, ये किसके लिए है? आपके 1 मोल के लिए, ठीक है। अगर हमें निकालना है किसके लिए? n मोल के लिए, तो डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? n इंटू, और इस टर्म को हमने क्या नाम दिया था? अभी हमने पढ़ा था, इसको हमने नाम दिया था सी वी। क्या नाम दिया था? सी वी। तो डी वी इक्वल टू, एक बार हम ऐसा लिख लेते हैं, सी वी इंटू डी टी, किसके लिए? फॉर 1 मोल गैस। अगर हमें n मोल के लिए निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डी यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? n इंटू सी वी इंटू डी टी फॉर n मोल गैस। ये तो स्मॉल चेंजेज आया। ओवरऑल चेंज निकालना है हमें अगर इंटरनल एनर्जी में, तो हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। डी यू इक्वल टू n सी वी डी टी, तो ओवरऑल चेंज जो आपके पास आएगा, ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो क्या आ जाएगा आपके पास? डेल्टा यू इक्वल टू, यहाँ पे फिर से हमारे पास 2 केस बनेंगे, ठीक है। या तो इसकी डिपेंडेंसी होगी T1 T2 CV की टेम्परेचर के ऊपर, या फिर नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो दोनों कांस्टेंट है, n और c, दोनों को बाहर निकाल लीजिए, n CV डेल्टा टी हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और अगर डिपेंडेंसी होगी तो हम क्या करेंगे? CV की जगह वो वैल्यू को पुट कर देंगे और फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखिए, हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आए। तो ये तो तब है जब आपका CV इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना। आप यहाँ लिख लीजिए, CV इज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये तो तब की कहानी है, ठीक है। इफ CV इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये जो केस है ये बहुत ही रेयर केस में आपको पूछेगा, इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास डेल्टा यू जो आएगा, अब देखिए एन सी वी और डी टी आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेट उसको करना पड़ेगा। जैसे सी वी की वैल्यू दी है 5T और एन की वैल्यू दी है मान लो 1 मोल, ठीक है, आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है सी वी, तो डेल्टा यू की वैल्यू हम लिखेंगे T1 से T2, एन की वैल्यू हो गई 1 और ये हो गया 5, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, T इंटू डी टी, ठीक है। लिमिट हो जाएगी T1 से T2, जो भी आपको टेम्परेचर दिया है 5, T का इंटीग्रेशन करेंगे, T का इंटीग्रेशन होता है आपका T² डिवाइड बाई 2 और लिमिट लगा देंगे T1 से T2, और इस तरह से आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इतना लेंदी भी नहीं आएगा, 100 में से 1% का चांसेस है कि इस टाइप से वो आपको पूछेगा, ठीक है। और अगर पूछेगा तो बिल्कुल इजी वैल्यू देगा ताकि आपसे इंटीग्रेशन हो सके, ठीक है ना। बाकी 99% चांसेस में आपको इसी फॉर्मूले को आपको काम में लेना है, क्लियर है। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए, सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए, सबके लिए क्या फॉर्मूला है? डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। यही आपको ध्यान रखना है, यही आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात की अबाउट किसके बारे में? इंटरनल एनर्जी के बारे में, ठीक है। जो भी सिस्टम की इंटरनल अंदर की जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। हम हमेशा चेंज को ही डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हम उसमें केवल और केवल चेंज को ही बताते हैं, क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। स्टेट फंक्शन होता है, ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए जो फॉर्मूला है डेल्टा वी, डेल्टा यू, कभी कभी यू या फिर डेल्टा ई भी है, इसको लिखा जाता है। इंटरनल एनर्जी को ई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना, दोनों एक ही है। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन सी वी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, क्लियर है। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।